और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पहला मेडल मिल चुका है। बड़ी खुशखबरी भारत के लिए, भारत ने पहले मेडल पर कब्जा कर लिया है। पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ओलंपिक्स में लगातार खेलों का सिलसिला जारी और इस बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। भारत ने पहले मेडल पर कब्जा जमा लिया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सारे मेडल आना बाकी है क्योंकि खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार होकर गए हैं। तो पहला कांस्य पदक भारत ने अपने नाम कर लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर को सिल्वर मेडल मिला है, माफ कीजिएगा कांस्य मेडल मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है। कांस्य मेडल पर मनु भाकर ने कब्जा कर लिया है। तो कांस्य से शुरुआत हुई है लेकिन अभी कई और मेडल मिलने बाकी है। पूरी तरीके से जो भारत के खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, वो तैयार होकर ओलंपिक्स के लिए पहुंचे हुए हैं और ओलंपिक्स में मेडल हासिल करना, उस पर कब्जा करना अपने आप में बड़ी बात होती है। खुशी देखिए, चेहरे पर खुशी है। मनु भाकर के देश का नाम रोशन किया है पेरिस में जाकर मनु भाकर ने। मनु भाकर को न्यूज 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस मेडल के लिए। कांस्य मेडल पर उन्होंने कब्जा जमाया है लेकिन अभी कई और खेल बाकी है और उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछली बार ओलंपिक्स में भारत ने मेडल्स की झड़ी लगा दी, ठीक उसी तरीके से इस बार भी भारतीय खिलाड़ी जो है वो पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में उतरेंगे और निश्चित तौर पर मेडल्स की झड़ी लगने वाली है। तो मनु भाकर ने कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मनु भाकर को। घर में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का भी तांता लग गया है। लगातार फोन कॉल्स पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बधाई देने वालों की झड़ी लगी हुई है। लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए मनु भाकर, उनके परिवार वालों को और साथ ही साथ भारत को भी शुभकामनाएं मिल रही हैं। तो सभी बेहद खुश हैं क्योंकि इस ओलंपिक्स में ये पहला मेडल है भारत के नाम। कांस्य मेडल पर मनु भाकर ने कब्जा किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने कमाल कर दिखाया और कांस्य पदक को अपने नाम कर लिया है। देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि आगे कौन कौन से खेलों में भारत कौन कौन से मेडल लेकर आ पाता है। तो बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पहला मेडल मिल चुका है। भारत को बड़ी उपलब्धि मिली है और इसका सारा क्रेडिट जाता है मनु भाकर को, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल को अपने नाम कर लिया है। तो ओलंपिक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देश भर में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। पहला मेडल भारत के नाम आया हुआ है और इसे लेकर चारों तरफ लोगों में खुशियां देखी जा रही है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जो मनु भाकर के घर वाले हैं वो भी इसे लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लगातार लोग विशेष दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। जो उपलब्धि मनु भाकर ने हासिल की है, जो देश का नाम उन्होंने पेरिस में जाके रोशन किया है, उसके लिए। तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर को कांस्य मिला है और उम्मीद यही है कि आगे जैसे जैसे ओलंपिक्स में और भी खेल खेले जाएंगे, भारत कई और उपलब्धियां अपने नाम करेगा क्योंकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और वहां पर टफ फाइट दी जाएगी भारतीय खिलाड़ियों की ओर से। तो मनु भाकर ने कांस्य पर कब्जा जमा लिया है। ओलंपिक्स से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। जो शुभारंभ की सेरेमनी थी वहां से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से नीता अंबानी भी वहां पर पहुंची हुई थी और निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को वहां पर जाकर बधाई भी दी गई थी क्योंकि ओलंपिक्स तक पहुंचना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि हो जाती है। अगर देश से आपका सिलेक्शन होता है ओलंपिक्स तक जाने के लिए तो इसे भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है और अगर वहां पर जाकर आप कोई मेडल ले आते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, तो ये और भी बड़ी बात हो जाती है, बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल चुका है। मनु भाकर ने इतिहास रचा है।
कोई भारतीय महिला अब तक ऐसा नहीं कर सकी थी जो मनु भाकर ने किया है, और ऐसे में एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मनु भाकर को। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, पाकिस्तानी लड़की से शादी करने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दे। रहमान की पहली पत्नी ने भादरा थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पति और ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया गया है। रहमान पर 3 तलाक देने के भी आरोप है। चूरू के पीथीसर गांव निवासी रहमान ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की है और पाकिस्तानी लड़की से निकाह करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रताड़ित करने का शिकायत दिया गया है। मुकदमा पति रहमान पर 3 तलाक देकर पाकिस्तानी लड़की से निकाह करने का दर्ज करवाया गया है। चूरू के पीथीसर गांव निवासी रहमान ने पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी। भादरा निवासी पहली पत्नी फरीदा बानो ने इसे लेकर अब शिकायत दर्ज कराई और 3 तलाक देने के भी आरोप अपने पति पर लगाए हैं। तो अब ये मामला कई तरीके के एंगल्स ले रहा है, क्योंकि कल हमने जब आपको खबर दिखाई थी कि पाकिस्तान से एक लड़की पहुंची हुई है, महिला पहुंची है, तभी से कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। सुनिए क्या कुछ कह रही। पैसे की डिमांड करते थे, इतने मंगाओ तेरे पापा से, अच्छा, वरना मारेंगे तेरे को। उसमें विदेश में रहता था क्या? हाँ, उसमें भी। अच्छा, आते थे तब तंग करते थे। यहाँ फिर वहाँ जरूरत होती थी ना पैसे की, तो बोलते यहाँ फिर अपने भाई से अपने माँ से तंग करवाते। अच्छा, तो आपकी एक लड़की है, एक लड़का है क्या? जी। तो सुना आपने क्या कह रही हैं उनकी पत्नी। अब देखना है कि आगे पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। सहयोगी राजू रामगढ़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पत्नी अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और कई तरीके के संगीन आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कार्रवाई की जाएगी पूरे मामले पर? आवाज पहुंच रही है राजू? पहली पत्नी द्वारा मामला दर्ज करवाया गया भादरा थाना में, और जो पहली पत्नी है उसका यह आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग जो है दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, और इसके बाद जो उसका पति है विदेश में नौकरी करने चला गया, और उसका ये कहना है कि 2011 में ये शादी हुई थी। इसके बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा, और जब पति विदेश में चला गया उसके बाद करीब 4 महीने पहले रहमान ने फोन किया और फोन पर ही 3 तलाक उसको दिए, और इसके बाद से कहा कि मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है। पत्नी का ये कहना है, पहली पत्नी का, कि अब उसे पता लगा कि रहमान ने शादी कर ली है, और साथ में उसका ये भी आरोप है कि चूंकि वो लड़की पाकिस्तानी है तो जासूस भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पत्नी का ये कहना है कि मुझे तो न्याय दिलाया ही जाए, साथ में इस मामले की जांच भी हो कि कहीं ये देश के खिलाफ जासूसी का मामला तो नहीं है। इस तरह के आरोप जो है पहली पत्नी ने रहमान पर लगाए हैं। जी राजू, क्योंकि पत्नी का आरोप यह भी है कि उससे पहले ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। अब शादी कर ली तो वो खुलकर सामने आई है, पुलिस के साथ में पहुंची हुई हैं, लेकिन क्या इससे पहले भी कोई कंप्लेंट दी गई थी उनकी ओर से? जी नहीं, ये अभी मामला दर्ज करवाया उसने भादरा थाना में, पहले कोई मामला नहीं था। इतना जरूर उसने कहा है कि पति विदेश में चला गया, दहेज के लिए पति और ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे, और 4 महीने पहले का बोला है, जो पहली पत्नी है उसने 4 महीने पहले का बोला है कि करीब 4 महीने पहले मुझे फोन करके 3 तलाक का कह दिया गया। मगर उनका ये कहना है पूर्व पत्नी का कि लोक लाज के वजह से, पारिवारिक संबंधों के कारण वो चुप रही, मगर अब जब उसने दूसरी शादी कर ली तो उसको खुलकर सामने आना पड़ा। उसका यही कहना है कि मुझे न्याय दिलाया जाए, साथ में इस बात की भी जांच की जाए कि पाकिस्तान की एक लड़की हिंदुस्तान आई है, कहीं ये जासूसी का मामला तो नहीं है। कुल मिलाकर वो अपना न्याय भी चाहती है, और देश के लिए भी उसका ये कहना है कि कहीं जो भी एजेंसी है इस मामले की जांच करे। बिल्कुल, चूंकि महविश पाकिस्तान से भारत आई है, उसे लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या चाहती है पीड़िता, क्योंकि कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक भी दिए गए हैं पति की ओर से, तो क्या कार्रवाई चाहती है? जी बिल्कुल, उसका ये कहना है कि 3 तलाक का भी मामला उसने बताया, दहेज प्रताड़ना का मामला भी उसने बताया है। इसके अलावा उसका ये कहना है कि क्योंकि 3 तलाक अब दे नहीं सकते कानूनी रूप से, ये भी गलत है, और साथ में जो है वो पाकिस्तानी महिला जासूसी का भी आरोप है। तो कुल मिला के कई आरोप है, और जो भादरा पुलिस है उसका ये कहना है कि मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि मुकदमा यहाँ 498 का इसका दर्ज है दहेज प्रताड़ना का और 3 तलाक का, तो पुलिस फिलहाल तो यही जांच करेगी। मगर इससे आगे अगर जासूसी का कोई मामला है तो पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की अगर कोई बात सामने आई तो बिल्कुल उच्च अधिकारियों को जो भी संबंधित जानकारी दी जाएगी। जी
बिल्कुल राजू, जरूरी है कि महविश को लेकर भी ठीक तरीके से जांच हो और पीड़िता को भी इंसाफ मिल सके। अगर वाकई में 3 तलाक दिया गया और दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया गया। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आप हमारे साथ फरीदा के पिता हैं जी, मेरा नाम है। बताइए फरीदा, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से या जी लोगों सर। से, समाज से? जी सर, मेरा कहना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। हाँ? मेरे बच्चों का मेरे बेटे का हक चाहिए। सरकार से निवेदन है मेरी कि ये जो मामला चल रहा है, जो पाकिस्तान से लड़कियां आती है, शादी करती है, एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करी यहाँ। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए कोई न कुछ हल निकाले ताकि दूसरे बच्चे की ज़िंदगी खराब ना हो। जिससे मेरी बच्ची की ज़िंदगी खराब हुई है, वैसे किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब ना हो। ऐसा काम निकाले ताकि क्या है, कोई पाकिस्तान से, पाकिस्तान का माहौल खराब हो रहा है, पाकिस्तान से जो लड़के आ रही हैं वो यही काम करती है। एक नहीं, काफ़ी केस हो रहे। मेरी सरकार से निवेदन है कि कोई ऐसे कानून निकालने के लिए कि ये अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब ना करे। ठीक है। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। 2 बच्चों की मां महविश चूरू के पीतीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी 2 बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की इस दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिली भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा है मेरा। बकौल महविश, वो जब 2 साल की थी तब उसकी मां चल बसी। वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की मां ने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है और उसी वीजे पर आई है। 45 दिन का वीजा तिथि से। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों की ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में गए कि आप थाने पर वो कि यदि मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की मां ने तो अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से वाघा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है,
तो इन लोगों ने मेरे को कहा, तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे। तस्दीक के बाद हम गांव लेके जाएंगे। पिता सर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव प्रीतिसर ले आए। लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर महविश 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई। दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी। महविश के भी 2 बच्चे हैं, वो किसके पास है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो सामने आया। कुछ ही सेकंड में 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बता दें कि कल मुंबई में हुई भारी बारिश के बाद शहबाज गांव में बनी ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब इस हादसे का वीडियो सामने आ गया है, जो बेहद खौफनाक है। दरअसल लगातार बारिश के चलते जो इमारत है, मकान है, वो जर्जर हो रहा है और ऐसे में इस तरीके के हादसे बार बार सामने आ रहे हैं, जिसका ये वीडियो बेहद खौफनाक है, दिल दहला देने वाला है। आपको बताते चले कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हुए थे। तो तिनके की तरह जो इमारत है वो यहाँ पर ढहते हुए आप देख सकते हैं कैसे नवी मुंबई में ये भीषण हादसा हो गया। उधर कोटा के प्रेमनगर इलाके में शनिवार को हुई बारिश के बाद प्रेमनगर में सेकंड के बीच में गुजर रहे नाले में पानी का बहाव पड़ गया। इसी नाले में पानी के बहाव के साथ एक शव बहकर बस्ती के बीच आ गई। हालांकि पानी के बहाव के साथ लाश बहकर आगे निकल गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को बारिश के बाद नाले में बहाव काफी तेज था। ऐसे में स्थानीय युवक प्रेमनगर सेकंड इलाके में पुलिया पर खड़े होकर पानी के बहाव का वीडियो बना रहा था और इसी दौरान बहाव के साथ आगे से बहती हुई एक लाश आ गई। पानी का बहाव तेज था और बहते हुए लाश यहां से आगे बढ़ गई। यहां पाइपों में अटक गई, लेकिन बहाव तेज होने के चलते वो वेग के साथ आगे बहती चली गई। युवकों ने इसका वीडियो बना लिया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में बने नए लो प्रेशर सिस्टम के बाद से राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 4 से 5 दिन राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। कई जिले जलमग्न हैं तो कई जिलों में बाढ़ से भी बदतर हालात हो गए हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। प्रदेश में आसमान से आफत की बारिश हो रही। आज भी प्रदेश के जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद गांव से लेकर शहर तक पानी पानी ही नजर आ रहा। कोटा का अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गांव अपने नाम के अनुरूप ही पूरी तरीके से तालाब बन चुका है। बस्ती के अंदर 1 से 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। गोताखोरों और निगम की टीमों ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाल लिया। 36 से ज्यादा महिलाओं, बच्चों सहित अन्य लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद अनंतपुरा इलाके में कई बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। क्षेत्र में कई घर, दुकान, स्कूल डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कोटा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद लगातार कई इलाकों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोटा का
अनंतपुरा इलाका और यहाँ का तालाब गांव। फिलहाल स्थिति यहाँ की किसी तालाब से कम नहीं है। देख सकते हैं आप कि तालाब गांव इलाके की बस्ती, और इस बस्ती में पानी देख सकते हैं आप कि 1-1 फीट तक 2-2 फीट तक जो पानी है वो भरा हुआ है। हालात ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर आने वाले जो व्हीकल्स हैं उन्हें किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ रहा है, और उनकी जो बाइक हो या फिर गाड़ियों के टायर वो डूबते हुए नजर आएंगे। सबसे बुरे हालात कोटा ग्रामीण इलाके में इटावा क्षेत्र के हैं। दरअसल कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी की निकासी शुरू हो गई। इस मानसूनी सीजन में पहली बार कोटा बैराज के 6 गेट खोलकर तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। 5-5 फीट तक बैराज के गेट खोलकर तकरीबन 37,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। भारी बारिश से जिले से गुजर रही पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदी उफान पर आ गई। इसके चलते कोटा का सवाई माधोपुर रोड मध्य प्रदेश से संपर्क कट चुका है। नदियों में भी तेजी से जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पर है। कोटा में बारिश के दौरान 2 अलग अलग पिकनिक स्पॉट पर 6 से ज्यादा लोग फंस गए। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास एक पिकनिक स्पॉट पर बने एक टापू में एक युवक फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वहीं गेपरनाथ पिकनिक स्पॉट पर 5 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ और निगम की टीम रेस्क्यू कर बाहर निकालने में सफल रही। इंसान तो क्या, अब इस आफत की बारिश में भगवान भी आ गए। जहां कोटा में तालाब का पानी मंदिर में घुस गया, जिससे गणेश मंदिर परिसर जलमग्न हो चुका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खड़े गणेश जी महाराज की मूर्ति तक पानी पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, जल भराव की वजह से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारां जिले के हालात भी कोटा जैसे ही हैं। यहाँ बारिश के चलते पार्वती नदी में उफान आ गया। उफान के चलते हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो चुका है, और इसी बीच गांव में प्रसूता की तबीयत भी बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों द्वारा एसडीआरएफ को सूचना दी गई। सूचना पर एसडीआरएफ दल ने नाव से रेस्क्यू कर प्रसूता और उसके पति और बच्चों को नदी पार पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारिश में पार्वती नदी में उफान आ जाने के चलते शहर का समीपवर्ती गांव हनोतिया हर साल टापू में बदल जाता है। हालात गंगापुर सिटी में भी अच्छे नहीं हैं। जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। गंगापुर सिटी में शनिवार को 55 mm बारिश दर्ज की गई। गंगापुर सिटी क्षेत्र में अब तक 370 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। यहाँ कुछ घंटों हुई बारिश ने नगर परिषद के पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब बन गयी, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग घुटनों तक जमा पानी में आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सही तरीके से सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्हें इस साल भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो बस करीब 1-1.5 लाख रुपए नुकसान हुआ। अंदर पानी भर गया 1.5 फीट। अब बरसात थोड़ी सी आती है, मामूली बरसात आती है और पानी भर जाता है। देखो सामने दुकान में पानी भरा हुआ है, दुकान बंद करके बैठ जाते हैं, अंदर पानी चल जाता है। आसमान से बरस रही साफत भरी बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में जनजीवन बेपटरी हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। परेशान लोग अब ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के नोखा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पारवा टोल से पहले दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बोलेरो और स्विफ्ट की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में स्विफ्ट सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फुलेरा निवासी विजय सिंह चारण और कार चालक दीपचंद दोनों की मौत हो गई। बोलेरो सवार भामड़सर निवासी मुकेश नवरत्न घायल हुए हैं। जोबनेर निवासी बलवीर सिंह भी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने घटनास्थल से वाहन हटाकर यातायात शुरू करवाया। सीआई हंसराज लूना ने पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी साझा की। हादसे के बाद की कार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कार के परखच्चे उड़ गए हैं और इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।